हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है। साथ ही साथ में चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ हमने कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस किया था, जिससे सेल के बारे में स्टडी किया था हमने। सेल क्या होता है तो डिस्कस कर लिया था हमने। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर चुके थे हम। कुछ साइंटिस्ट का रोल है सेल की डिस्कवरी में या सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम और सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे वैसे ही उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से कवर किया है, आपने नोट्स को प्रिपेयर किए, और मैंने जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है आई होप आपने उनको भी नोट किया हो। तो आपको तीनों काम साथ ही करने हैं, आपको लेक्चर देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं और आपको लर्न करना है। तो हम एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन बार डिस्कस करते हैं इसीलिए, ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, यहीं लर्न हो जाए, ताकि आपको दोबारा से आपको वीडियो चलाने की ज़रूरत ना हो, है ना। तो आप एक बार वीडियो के साथ ही साथ में लिख लें, और तब आपको जब भी पढ़ने का मन हो तब आप उससे आप सीधे नोट से पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको बार बार या तो मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी या फिर नेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसके थ्रू आपको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो रिवाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा है कि जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो साथ के साथ में उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको रिवाइज़ करना होगा तो आप सीधे उस जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उस नोट्स के थ्रू आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं इजीली। तो ठीक है, आई होप आपने लेक्चर अच्छे से सुना हो और सब कुछ किया हो जैसा मैंने बोला आपको। तो आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर 2 है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बाकी का पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था हमने, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रही है दो सेल की स्ट्रक्चर। एक फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रही है एनिमल सेल और दूसरी पिक्चर में आपको एक प्लांट सेल दिख रही है। तो दो तरह की सेल दिख रही है आपको, एक एनिमल सेल, दूसरी प्लांट सेल। तो सबसे पहले हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि क्या एक एनिमल सेल के अंदर और एक प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं या फिर क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो एक बार हम पिक्चर के थ्रू दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, है ना, सेल भी अलग अलग टाइप की होती है। एनिमल के अंदर अलग टाइप की सेल होती है और प्लांट के अंदर अलग सेल होती है। तो क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में, हम बात करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये सबसे पहले हम बाहर की साइड से स्टार्ट करते हैं, जो कि आउटर पार्ट दे रखा है इसका, इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं कि एनिमल सेल में आपको एक राउंड शेप की सेल दिख रही है, एक स्फेरिकल शेप की सेल दिख रही है। तो इस सेल का जो सबसे आपको एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट एक बाउंड्री दिख रही है, सेल की एक बाउंड्री है जो कि सेल को कवर करने का काम करती है। इस बाउंड्री को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल में जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और एक प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट होती है। बाकी और भी जो अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, जैसे अमीबा सेल, फंगल सेल, प्रोटोजोन सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, हर सेल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हर सेल के अंदर ये ऑब्जर्व होता है, हमें दिखता है। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है। कई बार सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से भी लिखा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक नाम है इसका प्लाज्मा लेमा, है ना, प्लाज्मा लेमा, LEMMA। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन भी एक ही चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक ही चीज़ है और प्लाज्मा लेमा भी एक ही चीज़ है। इसी को बोल रहे हैं हम सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे कोई एनिमल सेल हो चाहे कोई प्लांट सेल हो, दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये देख लिया हमने, है ना, और हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बात करूँ मैं एक एनिमल सेल के अंदर
जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन की, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की। तो मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो कि सेल की बाउंड्री होती है उसके भी बाहर सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही है जो कि सेल को कवर करने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या बोल सकते हैं हम प्लांट की सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ में फंगस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एल्गीज के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगल सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एल्गीज में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन सेल वॉल कंपोजिशन जो है, सेल वॉल किस केमिकल से बनी है, वो केमिकल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल की बात करी हमने कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल के अंदर है, या फिर इनके अलावा भी कोई सी भी सेल्स होगी उनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आपको एक पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है अंदर, है ना, तो पिंक कलर का ये पार्ट दिख रहा है आपको, एक एनिमल सेल में भी दिख रहा है और साथ के साथ ही इस प्लांट सेल में भी दिख रहा है। तो ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर है, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस हर एक सेल के अंदर है, यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर भी है, यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर भी है। ऐसे ही जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है ना। फंगस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ईस्ट के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियाज, है ना, बैक्टीरियाज के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस टर्म नहीं देते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियस की जगह वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियोलस। तो आपको वर्ड दिख जाएगा, मैं बता दूंगा आपको आगे जब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब थोड़ा डेवलप टाइप का नहीं होता है ना, लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। तो उसी लेस डेवलप न्यूक्लियस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस टर्म नहीं देते हैं, वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो हम देखेंगे जब हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तो न्यूक्लियस हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, वो इसी न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। बात समझ में आई। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियस के अंदर, ये है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस हर जगह प्रेजेंट होता है, एक एनिमल सेल के अंदर भी, एक प्लांट सेल के अंदर भी, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गई और न्यूक्लियोलस हो गया। इसके बाद बात कर रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, साथ के साथ ही एक प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही सेल के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। तो एक एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। कोई सी भी सेल हो यूकैरियोटिक, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देखेंगे आगे हम यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ पर वैक्यूल। तो वैक्यूल एक एनिमल सेल के अंदर एक स्मॉल वैक्यूल होती है, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और किसी सेल के अंदर एब्सेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इतनी बड़ी, ये क्या है, एक वैक्यूल है। तो प्लांट सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी सी वैक्यूल होती हैं और वो वैक्यूल फ्यूज़ होके आपस में जुड़ के एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाती है,
ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का मतलब ये सेंट्रली लोकेटेड होती है, बीच में लोकेटेड होती है प्लांट सेल के। बात समझ में आई। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है। तो एनिमल्स में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, हमेशा सेंट्रिक पोजीशन होती है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा। इसके बाद में अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस में जो न्यूक्लियस होता है उसकी पोजीशन एसेंट्रिक होती है। मतलब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, साइड में, सेंटर में नहीं प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद में लाइसोसोम, तो लाइसोसोम दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक एनिमल सेल के अंदर भी, एक प्लांट सेल के अंदर भी। लेकिन लाइसोसोम के नंबर वेरी करते हैं। एक एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम के नंबर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और एक प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम के नंबर एक एनिमल की सेल कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तो प्लांट सेल में लेस नंबर में होते हैं, जबकि इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है, एक और टर्म लिखी है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक सेल का लिक्विड पार्ट होता है। तो सेल के अंदर जितना भी आपको लिक्विड पार्ट दिख रहा है, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, चाहे कोई बैक्टीरियल सेल हो, चाहे कोई फंगल सेल हो, चाहे कोई प्रोटोजोन सेल हो, ठीक है, चाहे कोई प्लांट सेल हो, चाहे कोई एनिमल सेल हो। तो हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक एनिमल सेल के अंदर भी और एक प्लांट सेल के अंदर भी। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे कोई एनिमल सेल हो, चाहे कोई प्लांट सेल हो। तो बैक्टीरिया के अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं, यूकैरियोटिक। हमेशा बस बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है ना। बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल है, और बाकी की जितनी भी सेल्स हैं अर्थ पे वो सारी सेल्स कैसी हैं, वो सारी सेल्स यूकैरियोटिक है। तो गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एक एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो फटाफट अगर ये डायग्राम आपको बनाना है तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल का शेप कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, या फिर जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, और कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, क्योंकि एनिमल सेल शेप चेंज कर सकती है। क्योंकि एनिमल सेल में एक एग्जाम्पल आता है अमीबा, और अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है। तो एनिमल सेल कैसी होती है, इरेगुलर इन शेप, जबकि प्लांट सेल कैसी होती है, रेगुलर शेप की होती है, क्योंकि कोई भी प्लांट सेल अपना शेप चेंज नहीं कर सकती है। इसके बाद में दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन का नाम बताया था मैंने। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे नाम हैं। तो कई बार किसी और नाम से दे तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, लिख लेना फटाफट। न्यूक्लियस हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वहाँ पर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस टर्म नहीं देते हैं, न्यूक्लियस नाम नहीं देते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। अभी हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। इसके बाद में न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक एनिमल सेल के अंदर भी और एक प्लांट सेल के अंदर भी। ठीक, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। तो ये भी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। वैक्यूल, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल अगर प्रेजेंट भी होती है तो बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है वैक्यूल,
है ना। आगे देखेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे वैक्यूल को। तो वैक्यूल जो होती है एनिमल सेल के अंदर, वो छोटी होती है, स्मॉल वैक्यूल होती है, और किसी किसी सेल में प्रेजेंट नहीं भी होती। प्लांट सेल के अंदर आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का पोर्शन, ये होती है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलके एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। और इसकी लोकेशन कैसी होती है? सेंट्रिक। मतलब ये जो वैक्यूल होती है ये सेंट्रली लोकेटेड होती है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है सेंटर में? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होता है? साइड में प्रेजेंट है। तो ये वैक्यूल बहुत बड़ी है, इसलिए ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है सेल के, सेंट्रली लोकेटेड है। जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है या फिर बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। तो कई बार न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है, तो क्या होती है? सेंट्रिक। और प्लांट सेल के अंदर तो एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में प्रेजेंट नहीं होती है, साइड में प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद में लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के नंबर एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं प्लांट सेल के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों ही सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं हमें, और मैंने बताया आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियाज को छोड़ के बाकी सारी सेल्स आती हैं। तो प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का, है ना। तो ये भी हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और एक प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए। इसके बाद में और क्या डिफरेंसेस हैं एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में? आपने डायग्राम बना लिया होगा। थोड़ा मैं इसको और एनलार्ज कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है ये डायग्राम। वेट अ मिनट, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस अभी हम डिस्कस किया। इसके बाद में कुछ और डिफरेंसेस है, जैसे एनिमल सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन मोड होता है ना। जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं। और हीटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। या तो दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर सकते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मोड होते हैं। कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल्स में हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है। एनिमल्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, अपना फूड बना नहीं सकते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, तो प्लांट्स या फिर एल्गी जितने भी होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट और एल्गीज के पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट? सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड सिंथेसाइज करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट या फिर जो स्टार्च या फिर बोलते हैं सिंपल ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, है ना। जो प्लांट है वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या बोल सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट के पास में एबिलिटी है कि प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन एनिमल अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो एनिमल में किस टाइप का न्यूट्रिशन मोड होता है? एनिमल में हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपने आप अपना नरिशमेंट कर सकते हैं, अपने आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हम जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम प्लांट या प्लांट से डिराइव्ड फूड को फीड करते हैं, है ना, या फिर एनिमल्स को फीड करते हैं। तो या तो हम कार्निवोरस हो सकते हैं या हर्बीवोरस हो सकते हैं, या फिर और अलग टाइप के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट हो सकते हैं एनिमल्स में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो कि सेल की बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की बाउंड्री होती है जो कि सेल को कवर करने का काम करती है। हमने देखा था डायग्राम में, प्लांट सेल और एनिमल सेल वाले डायग्राम में। तो ये सेल का एक मेन पार्ट है। हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रही है एक, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऊपर, कुछ मॉलिक्यूल्स की लेयर नीचे प्रेजेंट है। तो क्या है ये मॉलिक्यूल्स की लेयर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था और उसी मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये मॉडल क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी होती है। एक लेयर आपको ये नीचे दिख रही है, एक लेयर आपको ऊपर दिख रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मतलब फॉस्फो और लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, और उनकी दो लेयर है। तो बाइलेयर का मतलब क्या होता है? दो लेयर, एक लेयर नीचे प्रेजेंट है और एक लेयर ऊपर प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, एक लेयर ऊपर प्रेजेंट है, एक लेयर नीचे प्रेजेंट है ना। और साथ ही साथ में इनमें आपको जो ये ब्लू ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एक प्रोटीन दिख रही है आपको इस टाइप की, है ना, एक प्रोटीन दिख रही है ये वाली, और एक प्रोटीन दिख रही है आपको ये वाली। तो एक प्रोटीन होती है जो कि बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होती है ना, बिल्कुल सरफेस पे देखने को मिलती है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसी प्रोटीन को बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन जो कि आपको सरफेस पे देखने को मिल रही है, इस प्रोटीन को बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि आपको इनके बीच में देखने को मिल सकती है, इन दोनों लेयर्स के बीच में, जो कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हैं, बाई लेयर है, बाई मतलब टू लेयर, ठीक है। तो दोनों लेयर के बीच में जो आपको प्रोटीन दिख रही है कुछ, इन प्रोटीन को बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो दो प्रोटीन हो गई, हमने बोला कि तीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसमें तीन टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पे प्रेजेंट ये दिख रहा है आपको। दूसरी ऐसी प्रोटीन है जो कि आपको दिख रहा है कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है ना। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर? इसके बाद में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन दोनों प्रोटीन के बीच में एक चैनल फॉर्म करती हैं। ये देखो एक चैनल फॉर्म कर रही है, एक रास्ता फॉर्म कर रही है, और इसी रास्ते को या इसी रास्ता फॉर्म करने वाली जो प्रोटीन है, ये जो चैनल फॉर्म कर रही है प्रोटीन, इसी प्रोटीन को बोलते हैं हम चैनल प्रोटीन। तो आपको पता है कि आप जब कोई भी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गैसेस मूव करती हैं, है ना, वो सेल तक जाती हैं अल्टीमेटली लास्ट में। तो सेल तक कैसे जाती हैं? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करते हुए, ठीक है। और सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है सेल का। तो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स जाते हैं आपकी एक सेल के अंदर, वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, ताकि वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो, ताकि वहाँ पे रिएक्शंस हो सके। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन, चाहे एक्सक्रीशन, चाहे रिप्रोडक्शन, चाहे कुछ भी रिएक्शंस हो रही हो, वो सारी रिएक्शंस
इसी सेल के लिक्विड पार्ट में होती है, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो ये एक रास्ता है, ये एक टनल है, ठीक है, ये एक चैनल है जिसके थ्रू जितने भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे गैसेस मॉलिक्यूल्स, चाहे सॉलिड मॉलिक्यूल्स, चाहे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो इसी टनल से होते हुए, इसी चैनल से होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। तो दो टर्म होती है। तो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से बाहर मूव करते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है। जब कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से, है ना, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उन्हें क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और जब भी मॉलिक्यूल बाहर से, ठीक है, बाहर से अंदर मूव करे तब हमने बोला एंडोसाइटोसिस। और जब भी मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस चैनल से होते हुए बाहर मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, एक्सोसाइटोसिस। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस जहाँ पे बाहर से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है। दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर मूव करते हैं, ठीक है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए। तो मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर कैसे मूव कर पा रहे हैं, इसी प्रोटीन की वजह से, ठीक है। यही प्रोटीन है जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स या तो बाहर मूव कर पा रहे हैं सेल से, और या फिर सेल के अंदर मूव कर पा रहे हैं। तो ये प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर बेटा। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से पास हो पाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से पास नहीं कर हो पाएगा। तो इस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल्स के रेगुलेशन में, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे हेल्प कौन करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंट्रोल कौन करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब इनमें से कुछ सेलेक्टेड ही मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है कि उनका एक्सोसाइटोसिस हो या एंडोसाइटोसिस हो, है ना, वो बाहर से सेल के अंदर आ सके या सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव कर सके एक रिक्वायर्ड लोकेशन तक, ठीक है, जहाँ उनकी ज़रूरत है। साथ ही साथ में और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे से, है ना। कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, और जब प्रोटीन्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं तो उनको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। तो ये दो मॉलिक्यूल भी सरफेस से प्रेजेंट होते हैं जो कि एक रिसेप्टर का काम करते हैं। तो जितने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये सेंस करते हैं और उनको या सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाने का काम कौन करते हैं, यही मॉलिक्यूल। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पे तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कौन से केमिकल की बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, लेयर का मतलब होता है शीट, ठीक है, लेयर का मतलब होता है शीट। तो इसी की वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है मूवमेंट के लिए। लिपिड की वजह से इनकी फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लूइड नेचर की होती है, फ्लूइडी नेचर की होती है, और इसका जो नेचर है वो किसकी वजह से होता है, लिपिड की वजह से। क्लियर बेटा, ठीक है।
मैंने बताया आपको कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स के। फिर इसके बाद में यहाँ लिखा है दी कार्बोहाइड्रेट अटैच देमसेल्फ विद लिपिड एंड प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। हमने देखा था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से प्रोटीन अटैच थे, ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से लिपिड अटैच थे जिनको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और यही मॉलिक्यूल रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो तीनों प्रोटीन देखी थी हमने सेल के अंदर, है ना, कौन कौन सी, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। तो ये तीनों प्रोटीन जो होती है ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है, मेनली चैनल प्रोटीन। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे आया आपका दिमाग में कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मैंने बोला अभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन से होते हुए मूव करते हैं, सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करते हैं, क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल है। तो किस टाइप के मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, है ना, मैटर 3 टाइप के होते हैं, या तो गैसेस स्टेट में होंगे, या फिर सॉलिड स्टेट में, या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव तो करते हैं सेल के अंदर, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या सेल के बाहर मूव कर रहे हैं। सेल के अंदर मतलब एंडोसाइटोसिस हो रहा है, या फिर सेल के बाहर मूव कर रहे हैं मतलब एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कर पाता है ना। मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं मॉलिक्यूल, सेल के बाहर जा रहे हैं मॉलिक्यूल, तो कोई प्रोसेस तो होगा जिसके थ्रू जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू वो मूव करेंगे, ठीक है। तो मैटर जो है, जितने भी सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3 स्टेट में हो सकते हैं, या तो सॉलिड, या फिर गैस, या फिर लिक्विड स्टेट में, ठीक। अगर सॉलिड और गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, तो हमेशा कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, हमेशा यूज़ होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। जब भी मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर या सेल के बाहर मतलब मूव कर रहे हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, वो मॉलिक्यूल अगर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमेशा वहाँ पे डिफ्यूजन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, वो हमेशा डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू ही मूव करेंगे। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑस्मोसिस प्रिंसिपल के थ्रू मूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमेशा गैसियस और जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक्सचेंज में जो प्रोसेस यूज़ होता है सेल के अंदर वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं उनका मूवमेंट। और जब भी हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, तो हम कौन से प्रोसेस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल की, ऑस्मोसिस प्रोसेस की। तो 2 तरह के प्रोसेस के थ्रू जितने भी मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर या सेल के बाहर मूव करते हैं, उनका एक्सचेंज होता है सेल के अंदर या सेल से बाहर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जितनी भी गैसेस हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है, तो वो भी डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू होता है, ठीक है। बात समझ में आई। जितना भी हम न्यूट्रिशन करते हैं, तो न्यूट्रिशन में जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर सेल में मूव करते हैं, तो वो भी डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं, है ना। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं सेल के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में जो प्रोसेस यूज़ होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मोसिस प्रिंसिपल। तो ऑस्मोसिस प्रिंसिपल डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जो कि हमेशा लिक्विड के लिए अप्लाई होता है ना। ऑस्मोसिस प्रिंसिपल एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जो कि हमेशा बस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है।
फिर कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन दोनों में, है ना। हमने देखा कि डिफ्यूजन प्रिंसिपल गैस और जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए अप्लाई होता है। मतलब सेल के अंदर अगर गैस और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है तो वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू होता है, और जब भी वाटर या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है तो ऑस्मोसिस प्रिंसिपल के थ्रू होता है ना। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गैसेस रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होती हैं, जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू होता है। ठीक है, जितना भी हम न्यूट्रिशन प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सेल के अंदर कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू। इसके बाद में लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंटेंट है। अराउंड 90% कंटेंट जो है वो वाटर का है, जो कि साइटोप्लाज्म की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा वाटर है, तो वाटर कैसे मूव करता है हमारे सेल के अंदर, तो वाटर हमेशा ऑस्मोसिस प्रिंसिपल के थ्रू मूव करता है। या तो सेल के अंदर मूव कर सकता है, सेल के बाहर मूव कर सकता है। कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, अब इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रिंसिपल में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होता है, तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल में हमेशा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूजन प्रिंसिपल में मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कहाँ पर, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स गैस के और सॉलिड के ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ। ठीक है, जहाँ पर गैस और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन में गैस और सॉलिड मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हम डीओ की बॉटल, जब डीओ को अपन स्प्रे करते हैं तो डीओ से गैसेस मॉलिक्यूल्स ही तो रिलीज़ होते हैं। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स किस प्रिंसिपल के थ्रू रिलीज़ होते हैं, डिफ्यूजन प्रिंसिपल के थ्रू। तो क्या होता है, उस स्प्रे की बॉटल के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में होते हैं और बाहर लोअर कंसंट्रेशन में, है ना। जब भी हम इसको स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे करने से क्या होता है, बॉटल में ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से गैसेस मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल वहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ऐसे ही ऑस्मोसिस प्रिंसिपल में भी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, है ना, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल में गैसेस और जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस प्रिंसिपल में बस कौन से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। डिफ्यूजन प्रिंसिपल में जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, और ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, सेम मूवमेंट होता है, हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के उसकी तरफ मूव करेंगे, है ना, ज़्यादा से कम की तरफ। मतलब जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ से कम मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तरफ मूवमेंट होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, या आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी के जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से सुनिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं मॉड्यूल की, तो उनसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपसे यहाँ तक के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक।